Okay, and hello and welcome back, and let's start again. I hope today we will be able to wind up the chapter. शायद थोड़ा सा इको आ रहा है, उसको बंद कर दिया जाए. अब वो फुली बंद हो गया होगा. अच्छा, yesterday I was talking about spring और उसके रिलीज है ना, मास और उसके रिलीज के तमाम आइडियाज हमें. तो एक नटसेल में ये आइडिया आया था कि अगर एक मास को रिलीज करना है या लूज कांटेक्ट करना है तो इन दैट केस नॉर्मल रिएक्शन जहां पे जीरो होगा वो पॉइंट, ठीक है ना, जो मतलब दोनों के बीच का नॉर्मल रिएक्शन. लेकिन ये भी आया था आइडिया कि अगर स्प्रिंग से कांटेक्ट लूज करना है तो यानी स्प्रिंग मस्ट बी एट द नेचुरल लेंथ, ठीक है ना. तो दैट वाज द आइडिया में. अदरवाइज क्या होगा ना, कुछ कंप्रेसिव या टेंसाइल फोर्स जरूर लगेगा, ठीक है, और उस पॉइंट पे जो है कोई फोर्स नहीं लगता, ठीक है ना. सो दैट्स हाउ वी कैन लूज कांटेक्ट विद द स्प्रिंग. उसी आइडिया पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं एंड देन वी विल प्रोबब्ली मूव ऑन टू our next discussion, and that is on damped oscillation, which is the last point of this chapter. ठीक है ना. तो मैं इस पे क्वेश्चन दे रहा हूं. The question is that कि अगर सपोज मैं दो सिस्टम्स दे रहा हूं, ध्यान से जरा सिस्टम्स को देखना. एक है जिसमें स्प्रिंग है, हुक है, और एक और हुक है, मास है. ये यानी देख लो, हुक के साथ दोनों साइड में स्प्रिंग को लगा दिया गया. इसका है 3K, नहीं, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है सपोज 4K, और इसका K और इसका M है. और सेकेंड सिस्टम में क्या किया गया है, सेम मास को रखा गया है, सेम स्प्रिंग को रखा गया है, बट लूजली. इसके गैप नेग्लिजिबली स्मॉल है, तो इसलिए गैप का कोई इशू नहीं है ना. ये देखो, ठीक है. सो दैट्स ऑल. दोनों के टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा. इसका सपोज टाइम पीरियड T1 है, इसका T2 है, तो T1 is to T2 क्या होगा. That's the question to begin with. Warm up kind of question है. वैसे warm up is an interesting word. क्यों? क्योंकि अब I'm sure पहले के क्लासेस और अभी रिसेंट वाले के क्लासेस में थोड़ा से फिजिकल अंतर तो हुआ ही होगा. कई लोग क्योंकि अब तो घर में रिलैक्स है तो कोई देखने वाला तो है नहीं, तो कई लोग आई एम श्योर थोड़ा सा कंबल अम्बल लेके, है ना, चद्दर वद्दर ओढ़ के जो है आराम से एक टैब ले लिया या मोबाइल लेके बैठे होंगे. कुछ तो आराम से लेटे भी होंगे. Who knows? सेकंड्स में अच्छा वो सेम ही है, मतलब वो एक्चुअली आधा ही लिखा था. मतलब आई वाज ट्राइंग टू से दैट द सिस्टम इज द सेम, बस एक में हुक के साथ अटैच्ड है और एक में हुक के साथ अटैच्ड नहीं है. तो टाइम पीरियड के रेशियो में क्या अंतर आएगा या रेशियो में क्या बनेगा, ठीक है ना. ये क्वेश्चन कल भी आया था और आज भी आया, और गर्व ने पूछा है कि आपको ठंड नहीं लग रहा है हाफ शर्ट में हो. एक्चुअली ना ठंड मुझे थोड़ा कम लगता है, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है ना. गर्मी में तो ये हालत हो जाता है कि एसी के भी नीचे बैठते हैं ना तो भी पसीने आते रहते तो हर एक का बॉडी अलग अलग टाइप का बना हुआ है, प्लस थोड़ा सा मोटे भी बन गए. तो एक वो कहते हैं ना सबक्यूटेनियस फैट, ठीक है ना. तो दैट ऑब्वियसली गिव्स अ प्रोटेक्टिव इंसुलेशन लेयर काइंड ऑफ. Okay, Kumar Aditya is exactly as the same question, and that is, आपको ठंड नहीं लग रही है चलो, लेट टाइम गो अहेड, यू विल कम टू नो मोर. आई मीन कि मुझे ठंड लग रहा है या नहीं लग रहा है ठीक है ना. चलो, एनीवे दैट असाइड कि ठंड लग रहा है नहीं लग रहा है, लेट्स
claw our moments या times back to the academics. अच्छा देखो इसमें क्या है ना, पहले वाले में ओके एक आंसर आ चुका है, कृष्णा अगर ने दिया 3:2√5. ओके एक आंसर आ रखा है, दैट इज 3:2√5. ओके ऋषभ जैन इज गिवन 4:3√5. ओके ठीक है, और कोई आंसर? शुड आई वेट फॉर मोर? ओके आदित्य ने काफी लंबा एक वो दिया है, अच्छा नहीं एक्चुअली आदित्य एक्चुअली क्या ना, शायद तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो उसको, क्योंकि वो 4 के है ना, तो 4 हट जाएगा तो कुछ कुछ सिंप्लीफाई होगा. आफ्टर दैट यू कैन फाइंड आउट द रेशियो. अब आदित्य तुम्हारा आंसर मैं पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि थोड़ा लंबा है, बट आई थिंक यू कैन सिंप्लीफाई एंड गिव द रेशियो, उसी को यूज कर जो तुमने आंसर दिया. ठीक है ना, एक बार ट्राई करो. आंसर इज गिवन 3:2√5, तो यही आंसर ज्यादा आ रहा है अब 3:2√5. चलो देखते हैं एक्चुअली पता क्या होगा. देखो यहाँ पे क्या है ना कि जब मास मीन पोजीशन से इस तरफ जाएंगे और मीन पोजीशन से इस तरफ जाएंगे, द ऑसिलेशन पैटर्न रिमेन्स द सेम. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमेशा दोनों ही स्प्रिंग एंगेज्ड है, तो इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा 5 के, तो इसलिए T1 तो हो गया 2 पाई √m/5. चलो ये तो मामला सॉल्व हो. T2 में क्या होगा देखो कि जब मास, ये गैप है मैंने पहले बोला था, गैप मींस नेग्लिजिबली स्मॉल गैप. जब मास इस तरफ आ रहा है ना, इन दैट केस के वाला स्प्रिंग एंगेज्ड ही नहीं है. और यही इशू कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसी पे मैं एक क्वेश्चन बना के दे रहा हूं सो दैट यू नो यू कैन गेट द फील ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. यानी जब मास इस तरफ आ रहा है ना, तो अकेले 4 के स्प्रिंग के साथ उसका ऑसिलेशन बन रहा है. तो एक -a तक यहाँ पे, फिर 0 तक. जैसे 0 पार किया ना, तो देखो हुक के साथ अटैच तो है नहीं, इसलिए क्या होगा, वो जो 4 के वाला स्प्रिंग है उसके साथ डिसएंगेज हो जाएंगे स्मॉल एंड, और एम के वाला जो स्प्रिंग है उसके साथ एंगेज हो जाएंगे. ठीक है. अच्छा देखो टाइम पीरियड क्या होगा फिर, अब ना फिर इस स्प्रिंग के हिसाब से टाइम पीरियड आधा बनेगा. तो यानी इसके अगर मान लो मैं कुछ टी डैश या टी डबल डैश ले लेता हूं, तो इस सिस्टम का जो टाइम पीरियड बनेगा वो बनेगा T'/2 प्लस T डबल डैश बाय 2. तो यानी T2 हो जाएगा पाई इंटू √m/4k प्लस पाई इंटू √m/k. तो इसको तो सिंप्लीफाई करके 2k लिख सकता हूँ, या पाई/2 इंटू m/k लिख सकता हूँ. तो पाई प्लस पाई/2 मतलब 3π/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3π/2 इंटू √m/k. ठीक है, दैट्स इट. राइट, या एक काम करो इसको लिख लो 3/4 इंटू 2π, काइंड ऑफ एक ही बात है. तो ये हो जाएगा इक्वल टू 3/4 इंटू 2π√m/k. ठीक है ना. तो जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, फिर 2π कैंसिल, mm कैंसिल, k कैंसिल, T1 में एक 1/√5 आएगा, है ना, और ये आएगा नीचे 3/4, तो 4/3√5. So therefore T1 is to T2 is equal to 4 is to 3√5. यार ठीक है. बाद में कई लोगों ने आंसर चेंज किए हैं, और 4/3√5 वाला ही आंसर कुछ और लोगों ने भी दिया है. आदित्य ने भी चेंज करके बिल्कुल 4 is to 3√5 दिया, अंश अग्रवाल ने भी चेंज करके 4 is to 3√5 दिए हैं. ठीक है ना. चलो, सो दैट्स द करेक्ट आंसर. अच्छा एक और फैसेट में बता देता हूँ, वैसे तो आई थिंक थोड़ा सा ऑब्वियस है, इज दैट इसके अगर एम्पलीट्यूड सपोज अगर A1 है, इसका अगर A2 है, इसका रेशियो क्या होगा? A1 is to A2 बताओ जरा. A1 is to A2 क्या होगा? क्रिश की मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया. चलो कोई बात नहीं, डोंट वरी ऑन दैट, उससे घबराओ मत. मेन इशू इज दैट यू आर अटेम्प्टिंग, एंड even if there is a small mistake, whether it is calculation or conceptual or thinking or sometimes a hurried analysis of it, so we are supposed to learn from that. ठीक है, even calculation mistake also. चलो A1 और A2, इधर का एम्पलीट्यूड A1 इधर का एम्पलीट्यूड A2.
जसराज has said 1:4. अच्छा, देहा में आस्क्ड कि ये T2 में ऐड क्यों हुआ? नहीं, मैंने यही बताया ना, T2 में हो क्या रहा है ना, ये मास जब 4K स्प्रिंग के साथ एंगेज्ड है तो 4K वाले के वजह से ऑसिलेशन होगा, और यही मास जब K वाले के साथ एंगेज्ड है तो K वाले के साथ ऑसिलेट करेंगे, यानी आधा ऑसिलेशन 4K वाले स्प्रिंग के साथ। लेकिन जैसे ही इस तरफ जाता है ना तो 4K वाले का कांटेक्ट छूट गया, अब वो K वाले को दबाएगा, फिर K वाले का जब मेन पोजीशन पे आता है वापस, जब इस तरफ आया तो K वाले के साथ कांटेक्ट छूट गया, 4K वाले के साथ उसका एंगेजमेंट हो गया। तो दैट्स व्हाई हाफ ऑसिलेशन ऑफ 4K, हाफ ऑसिलेशन ऑफ K, और इन दोनों को ऐड कर दिया। दैट्स व्हाट आई डन। इसलिए देखो 2 पाई नहीं लिया मैंने, यहाँ देखो पाई लिया मैंने, ठीक है ना। ऑसिलेशन का रेशियो एम्पलीट्यूड का दे रहे हैं 1:4, 1:4, अंशर वाले से 2:1, सोम 1:4, कृष्णागर 1:2। ओके, देखो इस केस में पता क्या है ना कि एनर्जी सेम रहेगा, ठीक है ना, एनर्जी सेम रहेगा। तो अगर मान लो एकदम यहां पे आके अगर इसका वो एनालाइज करोगे ना एम्पलीट्यूड, तो क्या होगा ना, हाफ 4K इंटू A1 स्क्वायर, ये हो गया टोटल स्प्रिंग एनर्जी। और जब उधर दब जाएंगे तो यहाँ पे A2 हो गया, तो यहाँ पे जब A2 पे होगा तो उस समय सारा एनर्जी कन्वर्ट हो गया स्प्रिंग एनर्जी। माइंड यू, एनर्जी ऑफ द ऑसिलेशन हैज टू रिमेन द सेम। अब वो किस पैटर्न में रहेगा दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट एनर्जी ऑफ द ऑसिलेशन विल बी एज सच रिमेनिंग द सेम, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू हाफ इंटू की इंटू A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ तो कैंसिल, यानी A1 बाई A2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1:2। तो करेक्ट आंसर है 1:2। सो मैं आस्क्ड कि क्या हुक वाले में भी सेम रहेगा एनर्जी? नहीं, एनर्जी तो हर ऑसिलेशन में सेम रहेगा ना, कहीं एनर्जी लॉस तो हो नहीं रहा बीच में, बस ये डिपेंड करे कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, ठीक है ना। अच्छा, जैसे अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, इसका, ठीक है ना, तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, सिंपल, ये वाला इसका ग्राफ। पर इसका ग्राफ ऐसे नहीं होगा, इसका अगर देखोगे तो ये वाला टाइम थोड़ा कम है, ये वाला हिस्सा टाइम कम है, और इस वाले का टाइम ज्यादा है। तो समवॉट इसका अगर ग्राफ बनाते हो तो कुछ ऐसे बनेगा, x वर्सेस t अगर ग्राफ बनाते हो तो यानी ये आधा हो गया, ये डबल हो गया, है ना। देखो ना, ये पाई बाई 2 इंटू एम बाई के, ये पाई इंटू एम बाई के अंडर रूट, तो इस तरीके से। अच्छा, और क्या ना, इसका ऑसिलेशन 1 है, इसका ऑसिलेशन 2 है एम्पलीट्यूड। तो अगर मान लो मैं इधर से ऑसिलेशन स्टार्ट करता हूं, सपोज इधर से स्टार्ट करता हूं ना, या एक काम करो इधर से अगर करता हूं मैं, अगर इधर ऑसिलेशन स्टार्ट करता हूं तो इन दैट केस पहले वाले का टाइम ज्यादा होगा, अगले वाले का टाइम कम होगा, तो इसका आधा, है ना। पहले वाले का एम्पलीट्यूड उधर वाले का ज्यादा होगा, तो इधर अगर है एम्पलीट्यूड मान लो उसका आधा, है ना, तो आधा मींस समवेयर हियर, ये। तो अगर मैं इसका बनाता हूं ना तो इन दैट केस क्या होगा, ये लाइन बना देता हूं ऐसे करके, और ये लाइन भी बना देता हूं ऐसे करके, तो जो ऑसिलेशन का पैटर्न बनेगा ना वो बनेगा ऐसे। दिस इज कैपिटल T, दिस इज 2T/3, ये बनेगा इसका ऑसिलेशन। ये है A2, ये है A1, ठीक है ना। देख लो, ये ऑसिलेशन का पैटर्न बनेगा। क्या क्या डिफरेंसेस हुआ ना, इस हिस्से में कम टाइम लगा, इधर वाले हिस्से में कम टाइम लगा, ये देखो ये, और उधर वाले हिस्से में ज्यादा टाइम लगा, वो देखो ज्यादा टाइम है, कम टाइम है। 2:1 रेशियो है, देखो 2:1 रेशियो। और क्या, A2 ज्यादा है, तो A2 उधर वाला ऑसिलेशन लिया था मैंने, ये देखो A2 ज्यादा और A1 कम है, ये देखो, है ना। तो दैट्स द पैटर्न ऑफ ऑसिलेशन हियर, एंड दैट इज द पैटर्न ऑफ ऑसिलेशन हियर, ये यूनिफॉर्म होगा। इसलिए ये तो सिंपल वाला है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑसिलेशन वो ऑसिलेशन है जो हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं, इसमें थोड़ा सा हेरा फेरी है, देख लो, ठीक है। आई होप दैट हैज मेड द एनालिसिस लिटिल बिट कंप्लीट। आई मीन, ठीक है, और कुछ पूछना है तो बताओ। वैसे तो मैंने सारा फैसेट्स बता ही दिया, आई होप देयर इज नथिंग लेफ्ट।
यही सब चीजें हैं, टाइम पीरियड ऑसिलेशन, ऑसिलेशन की इक्वेशन का पैटर्न एंड सो ऑन। चल, let's proceed now. Let's proceed now. एक और मैं क्वेश्चन दे देता हूं एंड that is like this. Suppose I say that there is a particle ठीक है ना of mass 1 kg, another particle of mass 3 kg with a spring of K is equal to 400 Newton per meter. ये यहां पे जा रहा है with a speed of suppose 4 meter per second और E is equal to 0, hits and sticks. इनिशियल जो सेपरेशन है इनका वो है 12 मीटर। तुमको इस पार्टिकल ए का और बी का, ए और बी का, ठीक है ना, मैं सपोज इसको ओरिजिन मान लेता हूं, ये ओरिजिन है, this is x and this is y. So to find out the x versus t diagram for each of them. X versus t diagram for both the particles. That's what the target is. No friction. क्रिश आस्क क्या एनर्जी कुछ स्प्रिंग मॉलिक्यूल्स भी ले लेते हैं? क्योंकि एचसीवी में क्वेश्चन था जिसमें एनर्जी कंजर्व नहीं था। देखो, अगर नॉन आइडियल केसेस होंगे तो डेफिनेटली एनर्जी लॉस होगा, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम लोग जो केसेस ले रहे हैं उसमें आइडियल ले रहे हैं, यानी देयर इज नो एनर्जी लॉस। तो एनर्जी लॉस होगा तो क्या होगा? दैट्स प्रिसाइजली व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डैम्प्ड ऑसिलेशंस। जस्ट वेट फॉर दैट। ध्रुव हैज आस्क्ड क्या फ्रिक्शन नहीं है? इस एग्जांपल में कहीं नहीं है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं है, पर E is equal to 0 है, हिट्स एंड स्टिक्स है, तो अकॉर्डिंगली तुमको सोचना है। अच्छा, x का क्या अप्रोप्रिएट स्केल होना चाहिए, दैट इज आल्सो समथिंग दैट यू हैव टू डिसाइड। स्केल का भी इशू है ना? चलो स्टार्ट। कि ये तो अभी -12 मीटर दूर है और इसका स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड, यानी 3 सेकंड लगेंगे। तो t is equal to 0 पे ये पार्टिकल है -12 पे, तो समवेयर हियर, और 3 सेकंड पे 1 2 3 सेकंड मान लो यहाँ पे, तो ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया। तो ये हो गया इसका ग्राफ, और जो दूसरा पार्टिकल है बी, उसका तो यही ग्राफ होगा, कंटिन्यूअसली एट x इक्वल टू 0। ये दो पार्टिकल्स के ग्राफ है, ये बी का ग्राफ है और ये ए का ग्राफ, बट दैट इज स्टिल द कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या होगा ना, इट विल ऑल मर्ज, है ना? आफ्टर दैट इट विल मर्ज। तो मर्ज करके क्या ना, क्योंकि मैंने इसको ओरिजिन माना है तो यहीं पे ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा, और मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो यानी ए साइन ओमेगा टी वाला फॉर्मूला चलेगा। तो ओमेगा क्या होगा? ओमेगा होता है अंडर रूट ऑफ के बाई एम, या टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। तो एम बोलते क्या है ना, 1 kg 3 kg यानी 4 kg बाई के दिया है 400, ठीक है ना? यानी 2 पाई अंडर रूट ऑफ 1 बाई 100 यानी 10, ये हो गया टाइम पीरियड 2 पाई बाई 10 यानी पाई बाई 5 बेसिकली, ठीक है? तो 110 बाहर आ गया, तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के, चलो ठीक। पाई बाई 5 वुड बी अराउंड व्हाट 0.6 सेकंड्स या कुछ ऐसे, ठीक है? सो दैट थिंग वी कैन टेक केयर। ये हो गया टाइम पीरियड, फाइन। तो मुझे ना थोड़ा स्केल बढ़ाना चाहिए, ये थोड़ा स्केल कम हो गया, ये 0.6 का तो टाइम पीरियड है,
ज्यादा नहीं, एक साइकिल दिखा देंगे बहुत है। अच्छा एक और चीज कर लेते हैं, वो है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड हम कैसे निकालें ना, इसमें एनर्जी लॉस होगा जस्ट आफ्टर कोलिजन, है ना। अच्छा भाई देखो ओमेगा क्या होता है ना, ओमेगा होता है अंडर ऑफ के बाई एम। तो के 400 है, एम यानी हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 10। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि जो मैक्सिमम वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या होगा ना, 1 into 4 इज इक्वल टू 4 into 1 बनेगा ऑब्वियसली, क्योंकि 3 kg है। तो यानी 1 is equal to a into omega. Omega is what? 10. So therefore a is equal to 1 by 10 meter. 1 by 10 meter. तो यानी इसका भी स्केल थोड़ा बढ़ाना चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो 1 by 10 दिखाना मुश्किल हो जाएगा। चलो समझ गया। इस ग्राफ को ना मैं थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ, पूरे ग्राफ को ही यहाँ पे शिफ्ट कर, ठीक है। और ये है सपोज -12 और 1 by 10 है, तो लाइक लेट्स से ये है सपोज 3 सेकेंड। तो एक का तो ग्राफ ऐसे बन गया, दूसरे का ऐसे बन गया, है ना, और एक का ग्राफ ऐसे बन गया। अब क्या हो गया देखो, ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा विद दिस एज ऑसिलेशन। ये हो गया 1 by 10, है ना, तो ये 1 by 10 हो जाएगा, और ये -12 है, और ये हो गया 3 सेकेंड्स, और ये जो है दिस पीरियड इज योर पाई बाई 5। अब इससे ज्यादा एक्यूरेटली हम कैसे दिखाएं, है ना, ये चक्कर है, देख लो बच्चे। आई होप दैट्स कंफर्टेबल, ठीक है ना। तो अब ये बन गया मोशन का ग्राफ, जस्ट चेक इट वंस। ठीक है, यश नहीं, यश नहीं, सॉरी, अंश। अंश इज गिवन दैट सम काइंड ऑफ इक्वेशन हमें, ठीक है, चलेगा, ठीक है। नाउ क्रिश आस्क कि क्या इसमें कांटेक्ट लूज भी होगा, ठीक है ना। द आंसर इज दैट अगर मान लो यहाँ पे हुक है, यहाँ पे अगर हुक है यहाँ पे, तब तो कांटेक्ट लूज तो नहीं होगा, है ना, तब क्या होगा, तब तो यही चलेगा, है ना। बट लेटेस्ट से अगर कांटेक्ट लूज है, सपोज अगर कांटेक्ट लूज होना होगा, इन दैट केस क्या होगा, तो कांटेक्ट अगर लूज होगा ना, इन दैट केस क्या होगा, देखो ये जो वेलोसिटी है ना आफ्टर कोलिजन 1 मीटर पर सेकेंड, ये जो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन 1 मीटर पर सेकेंड, उसी वेलोसिटी से फिर ये वापस आ जाएगा। तो अगर मान लो यहाँ पे हुक नहीं है, नो हुक, सपोज ये स्प्रिंग सिर्फ लगा के रखा है बस, और ये मास ऐसे टिका के रखा है बस, यानी जैसे अगर दब गया तो दब गया, नहीं तो खुल गया तो ये मास अलग चला जाएगा, स्प्रिंग यहीं पे रह जाएगा। अगर ऐसे केस है, इन दैट केस क्या करेंगे ना, देखो अभी अभी जो है ना, ये पैटर्न हो गया, क्यों, कंटिन्यूअस ऑसिलेशन विथ हुक, हुक अटैच्ड है, तो कंटिन्यूअस ऑसिलेशन का ग्राफ बना है। बट अगर हुक अटैच नहीं है, मान लो नो हुक है, तो ये विथ हुक है, ये हुक है यहाँ पे सपोज, यानी स्प्रिंग और ब्लॉक अरेंज्ड है, फिक्स्ड है, आपस में फिक्स्ड है, तो ये विथ हुक का ग्राफ बना। तुम्हारा नहीं हुक नहीं है तो नो प्रॉब्लम, विदाउट हुक कर देते हैं, नो हुक कर देते हैं, नो हुक यानी यहाँ पे फ्रीली अटैच्ड है लेट्स से, या फ्रीली रखा हुआ है मतलब, तो इन दैट केस क्या होगा, फिर तो आधा ही ऑसिलेशन हो पाएगा, बस ये वाला पार्ट, और फिर चला जाएगा। इन दैट केस क्या होगा, नहीं है फिर पाई बाई 2√5 तक, सॉरी पाई बाई 10 तक ये ऑसिलेशन होगा, ये ऑसिलेशन सिर्फ पाई बाई 10 तक होगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये देखो, उसके बाद ये हो जाएगा 45 डिग्री एंगल पे चला जाएगा। तो यानी अगर इस पोर्शन को थोड़ा सा बड़ा करके बनाओगे, तो यानी क्या हुआ, इस पोर्शन को अगर बड़ा करके बनाओगे तो ऐसे आया, यूं हुआ, और ऐसे चला गया, तो ये होगा, ये ड्यूरेशन हो जाएगा
5/10। मैं इस पोर्शन को थोड़ा बड़ा करके दिखा दूं, है ना। तो ये वो वाला लाइन है और ये चला गया, ये 45 डिग्री, एंड दिस इज द ऑसिलेशन। और ये जो ऑसिलेशन है इसका एम्पलीट्यूड है 1/10, so this is your 1/10 मीटर। ठीक है, आई होप 5/10 समझ में आ गया होगा। क्योंकि टोटल ऑसिलेशन था 5/5 टाइम पीरियड, तो यहाँ तो आधा ही ऑसिलेशन हो पाया, इसलिए उसका आधा यानी 5/10। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी आया, दैट इज क्या कांटेक्ट लूज भी होगा आफ्टर नॉर्मल लेंथ? नहीं, ए एंड बी के बीच में। देखो, ए एंड बी के बीच में हमने हिट्स एंड स्टिक्स कर दिया, इसलिए अब ए और बी अब अलग नहीं होगा। अब ए और बी जो है अलग नहीं होगा, ये अब ऐसे ऐसे जाएंगे, जो भी होगा। अगर पूरा ऑसिलेट करेंगे तो भी दोनों इकट्ठे करेंगे, और अगर सेपरेट भी होना होगा ना, तो जैसे मान लो ये आके हिट किया, स्टिक कर गया, फिर यहां तक गया, फिर यहां तक आया, उसके बाद हुक के साथ, स्प्रिंग के साथ अटैचमेंट खत्म, तो अब क्या होगा ना, दोनों मासेस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चले जाएंगे। फिर ये हिट्स एंड स्टिक्स वाला केस बताया। सो दैट इज मोर और लेस द सिस्टम। यानी आप एसएचएम भी है, मिक्स और लीनियर मोशन भी है, कोलिजन भी है, एनर्जी लॉस भी है, तो ऑल मिक्स्ड इनटू वन है। ठीक है ना, सो दैट्स द केस। ठीक है, चलो, सो दैट्स द क्वेश्चन। अभी अच्छा, मैं एक और कैटेगरी का हिंट दे देता हूं, और जैसा आज ने क्वेश्चन भेजा है, तो नाउ यू कैन ट्राई दैट। आई मीन इज दैट कभी कभी देखना क्वेश्चन में क्या रहेंगे, वैसे तो थोड़ा सा ऑब्वियस टाइप का है, बट फिर भी बता देता हूँ। कभी कभी देखना क्वेश्चन में क्या रहता है, u एज ए फंक्शन ऑफ x दिया रहता है, u एज ए फंक्शन ऑफ x दिया रहता है, और पूछा जाता है कि इसमें टाइम पीरियड बताओ फॉर वेरी स्मॉल ऑसिलेशंस। ठीक है ना, मास m दिया है मान लो, और जो है तुमको पूछा जाएगा कि फाइंड आउट द टाइम पीरियड फॉर वेरी स्मॉल ऑसिलेशंस। इसमें क्या होता है, दो स्टेप्स होता है। स्टेप 1, इसको डिफरेंशिएट करो और फाइंड आउट द फोर्स बाय यूजिंग द इक्वेशन F इज इक्वल टू माइनस ऑफ q dx। ठीक है, तो कुछ ना कुछ आएगा, which will also be some other function of x, which is f dash x। ठीक है, now put f dash x is equal to 0। ठीक है, to find what, the mean position। जहां पे फोर्स, नेट फोर्स 0 होगा, वो होगा मीन पोजीशन। ये होगा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, सपोज मीन पोजीशन इज इक्वल टू x इक्वल टू सम a, सब x इक्वल टू b, कुछ भी ले लो, a ले लो, चलो कोई, एक्चुअली a एक्सेलरेशन में भी यूज करता है ना, छोड़ो। सपोज x इक्वल टू b काइंड ऑफ, सपोज। ठीक है, देवव्रत इज आस्क्ड कि ये जो 1 इज इक्वल टू a ओमेगा लिखा था, तो मिटा दिया, वो क्या है? देखो बता, कोलिजन के ठीक बाद वेलोसिटी क्या आया था, 1 मीटर पर सेकंड आया, और जिस पॉइंट पे कोलिजन हुआ है वो मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन में मैक्सिमम वेलोसिटी होता है। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है, a ओमेगा, और जस्ट आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या आया था, 1 मीटर पर सेकंड। तो मैंने इन दोनों को इक्वेट किया था पिछले बार, लेकिन ओमेगा ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका था, तो 1 मालूम है, ए निकल गया, क्योंकि ओमेगा 10 आया था, है ना, ओमेगा 10 था, तो इससे मैंने ए निकाल लिया 1/10 मीटर, यानी 10 सेंटीमीटर का ऑसिलेशन। दैट्स व्हाट वाज फाउंड आउट इन द लास्ट क्वेश्चन। चलो, दैट वाज द क्वेश्चन फ्रॉम देव। लेट्स मूव ऑन नाउ। तो इसमें मुझे क्या रहा था, इज दैट ये हो गया, फाइंड द मीन पोजीशन, लेट अस से दैट पोजीशन इज x इक्वल टू p। हो गया, नाउ पुट x इक्वल टू b प्लस डेल्टा x। ठीक है, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 करके भी आ जाएंगे। नहीं, अभी इसमें एक छोटा सा इशू है, पता क्या है, ये जो कह रहा हूं ना कि मीन पोजीशन में पोटेंशियल 0, एनर्जी 0 होता है, ये हमेशा नहीं। मैं एग्जांपल देता हूं, कल ही हम लोगों ने किया था ऑसिलेशन इस तरीके से।
याद है ना? तो मैंने बोला था कि ये नेचुरल लेंथ है, ये मीन पोजीशन है, यानी इक्विलिब्रियम लेंथ। यहाँ पे एक मास है। अब बताओ, ये मीन पोजीशन है, बट क्या मीन पोजीशन पे पोटेंशियल जीरो है? नहीं है ना, पोटेंशियल कुछ तो है ही है। क्यों? ये देखो ना, ये तो एक्स नॉट दबा होगा यहाँ पे। तो अगर मान लो इस वक्त स्प्रिंग का एनर्जी देखोगे यू एट मीन पोजीशन, तो क्या आएगा? हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। तो मीन पोजीशन जीरो तो नहीं हुआ ना। एक्चुअली आई विल टेल यू व्हाट इज द फैक्ट। द फैक्ट इज दैट मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, दैट इज द फैक्ट, नॉट नेसेसरीली जीरो। इसलिए देखो मैंने जीरो नहीं लिखा, मैंने एफ डैश एक्स को जीरो करके मीन पोजीशन निकाला। ठीक है ना? तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मीन पोजीशन में पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मिनिमम होगा। अगर मिनिमम जीरो है तो ठीक है, अच्छी बात है ना? अगर मिनिमम जीरो है, आई एम ओके विद दैट, व्हाई शुड आई बी नॉन ओके? है या नहीं? तो ये चीज है, तो देयरफॉर ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। फाइन, सो लेट्स नॉट होल्ड दिस आइडिया that at the mean position the potential energy has to be zero. No, at the mean position the potential energy will be at its minimum position. In fact मैं एक काम करता हूं, मैं ग्राफ बना देता हूं। देखो दोनों का ग्राफ ऐसे हो, ये एनर्जी है, ठीक है, और ये ग्राफ ऐसे होगा, ये देखो। ये होता है ग्राफ, ये होता है ग्राफ। ठीक है ना? और ये हो गया टोटल एनर्जी, ये चीज है। लेकिन ऑसिलेशन एनर्जी इसी को माना जाता है बस। ये चीज, ठीक है ना? एंड सो ऑन। तो ये ग्राफ हो गया। चलो क्या, लेट्स मूव ऑन विद आइडिया, अभी हुआ नहीं है। तो नाउ व्हाट यू डू इज दैट, put x equal to b plus delta x and show that force is proportional to minus delta x. तो बस एक्सेलरेशन निकाल लो। and that will give you the time period. तो मैंने एक जनरल अप्रोच बता दिया। oh, the question that was asked was कि ये ग्राफ किसका था? ये ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन का था। ठीक है ना? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन का था। सो में आस्क कि आपने एफ डैश एक्स को जीरो क्यों किया? मैंने वो एक्चुअली एफ डैश एक्स मतलब ये हुआ कि एफ को जीरो किया, है ना? एफ को जीरो किया, कैपिटल एफ। कैपिटल एफ इज व्हाट? इसका डिफरेंशिएशन, तो उसको जीरो किया। उससे क्या होगा ना, उसका मीन पोजीशन आ जाता है। ठीक है ना? सो दैट इज द केस। ओके, चलो लेट्स प्रोसीड नाउ। तो ये हो गया तुम्हारा जो है जनरल अप्रोच टुवर्ड्स दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस वेयरएवर potential energy is given as some kind of a function of x, right? तो देखना इस तरीके से दो चार क्वेश्चंस होते हैं हमेशा ही। तो लाइक दो चार क्वेश्चंस होते हैं, तो यू कैन गो थ्रू दिस क्वेश्चंस। आई मीन अगर अटकता है तो मुझे बता देना। जैसा आज ने एक क्वेश्चन भेजा है, तो यू नो ऐसे और भी क्वेश्चंस बुक्स में मिलेंगे, तो एक बार करके देख लेना, अगर कुछ अटकता है तो बता। ठीक है ना? और टुडे लेट अस स्टार्ट विद damped oscillation now. ठीक है ना? damped oscillation. So this is the topic of discussion, damped oscillation.
ठीक है। हाँ, तो जो मैं बात कर रहा था इस वाज डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब देखो रियल लाइफ में जो ऑसिलेशंस होते हैं ना, जो मैक्रो ऑसिलेशंस होता है, दे आर ऑल डैम्प्ड ऑसिलेशंस। फाइन। नाउ यू माइट से माइक्रो वाला क्यों बोला ना, देखो कुछ ऑसिलेशंस माइक्रो भी होता है। माइक्रो मतलब जैसे एटम्स के अंदर ऑसिलेशंस, ये फॉरएवर से होता जा रहा है और फॉरएवर से चलता रहेगा। नाउ यू माइट से व्हिच एटम्स, ना जो सॉलिड के एटम्स होते हैं ना, दे आर ऑल ऑसिलेटिंग लाइक दिस। लिटिल कॉम्प्लिकेटेड में भी हो सकता है, ऐसे 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 करते करते घूमते घूमते, इट्स क्वाइट पॉसिबल हमें, बट यस दे आर oscillating and will oscillate forever, mainly because of thermal agitation. थर्मल एजिटेशन में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल एटम वाइब्रेट कर रहा मान लो, और जब उसने वाइब्रेट किया तो ऑब्वियसली उसके जो अगल बगल वाले एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है उनको भी वाइब्रेट कराएंगे। सो दैट्स हाउ द वाइब्रेशन विल प्रोपेगेट नाउ अक्रॉस द एंटायर बॉडी ऑफ द ऑब्जेक्ट। सारे एटम्स वाइब्रेट करने लगते। तो दीज ऑसिलेशंस आर नॉट रियली डैम्प्ड, दे आर अनडैम्प्ड। अनडैम्प्ड का मतलब होता है जो ऑसिलेशन फॉरएवर चलता है, और डैम्प्ड का मतलब क्या होता है, जो ऑसिलेशन धीरे धीरे डाई डाउन कर जाता है। सो दैट्स द डिफरेंस। तो अगर मैं इस डिफरेंस को ध्यान में रखता हूं तो इन दैट केस क्या हो रहा है, देखो रियल लाइफ के ऑसिलेशन अगर मैं लेता हूं तो क्या होगा, ये सब एक हैंगिंग मास है और स्प्रिंग है। अब रियल लाइफ में ऑसिलेशन में क्या होगा ना, चलो ठीक है, आइडियल ऑसिलेशन में क्या होगा, दिस विल गो ऑन फॉरएवर लाइक दिस। रियल में क्या होगा, this is what is going to happen in the real life. In fact, थोड़ी देर बाद देखना, बहुत ध्यान से देखना, वो हार्डली ऑसिलेट कर रहा होगा, ठीक है ना, और उसके थोड़ी देर बाद देखना तुमको लगेगा ये बॉडी तो पूरा रुका हुआ। तो यू माइट से आपको लगेगा, क्यों बोल रहे हो, क्या रियलिटी में नहीं होता है ना, कई बार ऐसा ना रियलिटी से थोड़ा हटके भी होता है। जैसे मैं बताता हूँ, अगर तुमको लग रहा है कि हाँ ये बॉडी रुक चुका है, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो रुका नहीं है, पर उसके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड इतना स्मॉल है कि हमारे आईज से वो डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है। बट मे बी by some very fine experimental calculations you can find out that it is still oscillating with a very small amplitude. ये हो सकता है, ठीक है ना। See, our eyes are not perfect visual instruments. बहुत सारी चीजें ऐसे होता है जो कि हम लोग नहीं देख पाते, but that does not mean कि वो नहीं होते, है या नहीं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा, तुम लोग टीवी में मैजिक देखते हो, या आई एम श्योर रियल लाइफ में भी कभी ना कभी शायद देखा भी होगा। मैजिक के 20-30% तो साइंस है, ठीक है ना, मतलब अलग अलग कुछ कुछ करके, कहीं कहीं केमिस्ट्री है, तो कहीं फिजिक्स है, तो कहीं कुछ कुछ, कहीं ऑप्टिकल इल्यूजन्स है, वगैरह वगैरह। दैट इज अराउंड 20-30% ऑफ द मैजिक। लेकिन जो फ्री हैंड मैजिक है, फ्री हैंड मैजिक के ज्यादातर इस बात पे बेस्ड है कि हम लोगों के आईज के अंदर एक परसेप्शन प्रॉब्लम है। परसेप्शन प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोगों के जो आईज है ना, वो इमेज जब लाइट आता है ना, तो उसके इमेज को 1/16 ऑफ ए सेकेंड कैप्चर करता है। उसके दौरान, उस ड्यूरेशन के अंदर और कोई दूसरा इमेज कैप्चर नहीं होता है। फिर 1/16 ऑफ ए सेकेंड बाद एक बार और इमेज कैप्चर करता है। Now that's the process of capturing images, and that image that has been captured with the retina, वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में जाता है। तो ब्रेन में एक पर्टिकुलर इमेज जाता है, फिर उसके 1/16 बाद सेकंड बाद एक और इमेज जाता है, उसके 1/16 सेकंड बाद एक और इमेज जाता है। Now you might say ये 1/16 सेकंड का रोल क्या है, रोल ये है कि इसका मतलब समझो कि अगर मान लो कोई एक इवेंट होता है और एक और छोटा सा इवेंट बहुत जल्दी बीच में हो जाता है, और पहला वाला इवेंट दोबारा हो जाता है 1/16 ऑफ ए सेकेंड, तो इन दैट केस वो जो बीच का छोटा सा इवेंट है ना, वो तुम कैप्चर ही नहीं कर पाओगे। नाउ यू माइट से कि ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैंने एक बार टीवी में एक मैजिक दिखाया था, तो मैं उसका वो देखा था, मैजिक का पीछे राज क्या है वो दिखाया था उसने। मैजिशियन आए थे टीवी में, तो ऐसे ही जो पूछने वाले थे उन्होंने पूछा कि आप मैजिक कैसे करते हो, तो मैं बोला ठीक है मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, है ना। तो उन्होंने बोला कि ये जो आइस के, अब इसको कमी कह लो या जो भी कहना चाहते हो, इट्स अप टू यू, उसको हम लोग यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं बताता हूँ मैं। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा अपने फिंगर्स को देखो जरा ध्यान से। मैंने क्या किया, देखो ये वाला जो 2 फिंगर्स है ना,
ये देखो थोड़ा सा मैंने फ्रंट में लेके आया, ये देखो थोड़ा फ्रंट में लेके आया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक मैच बॉक्स रख लिया, ठीक है, यहीं पे एक मैच बॉक्स रख लिया। अब अनफॉर्चुनेटली मैच बॉक्स तो नहीं है, बट मैं कुछ और लेके दिखाता हूँ। देखो ये एक डस्टर है, ठीक है ना। अब इसको समझ लो मैच बॉक्स। तो देखो मैं कैसे होल्ड कर रहा हूँ, तो ऐसे तो मैं होल्ड नहीं कर पाऊंगा, ये तो गिर जाएगा, पर मैं ऐसे होल्ड कर सकता हूँ, ये देखो ऐसे। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने अपने फिंगर को थोड़ा सा आगे किया है दोनों तरफ, है ना, देख सकते हो इधर भी आगे किया है और इस तरफ भी देखो थोड़ा सा आगे किया है। पर अगर आगे नहीं करूंगा तो मैं होल्ड नहीं कर पाऊंगा। देखो मैं आगे अब नहीं कर रहा हूं, तो देखो ये होल्ड नहीं होगा, ये नीचे गिर जाएगा। लेकिन अब मैं होल्ड कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया, इन दोनों फिंगर्स को थोड़ा आगे लेके आया, ये हो गया। तो उन्होंने भी ऐसे कुछ करके मैच बॉक्स होल्ड कर लिया, चलो अच्छी बात है। फिर उन्होंने क्या किया, देखो यूं करके मैच बॉक्स होल्ड किया, थोड़ा सा आगे कर दिया फिंगर, यहाँ पे मैच बॉक्स इस जगह पे। फिर उन्होंने क्या किया, ऐसे से हाथ को हिलाया और मैच बॉक्स गायब। तो बोले ये मैच बॉक्स गायब कैसे हो गया, है ना। टीवी के सामने हो रहा है, कैमरे के सामने हो रहा है, ऐसे भी नहीं कि कोई फेंक दिया और वो सब कहीं आसपास भी नहीं है। तो द रीजन इज दैट, अब उन्होंने बताया क्या समझो, देखो उन्होंने बोला मैंने क्या किया, ये जो मैच बॉक्स को होल्ड किया ना, ये देखो दो फिंगर्स आगे, मैंने क्या किया, ये जो पीछे के दो फिंगर्स है ना, इनको फोल्ड किया। अब देखो कैसे समझा रहा है, ये देखो फोल्ड किया मैंने और उसको यूं लेके आया, यहाँ पे मैच बॉक्स है ध्यान रखना, यूं लेके आया और ऐसे सामने करके मैच बॉक्स को पीछे कर दिया। और ये जो दो फिंगर्स है ना, अब वो दोनों पीछे होल्ड कर रहे हैं मैच बॉक्स को, यहाँ पे समझा है ना। तो यानी देखो पहले ऐसे होल्ड कर रहा था, ये देखो दो फिंगर्स आगे थे, फिर पीछे से इन दोनों फिंगर्स को लेके आया और ऐसे करके मैच बॉक्स को पीछे कर दिया और इन दोनों फिंगर्स को भी हल्का सा पीछे कर दिया। यानी अब मैच बॉक्स यहां पे आ गया, लेकिन जो सामने वाला है उसको तो पहले मैच बॉक्स यहां पे था, अब उसने ऐसे करके मैच बॉक्स को पीछे कर दिया, अब उसके लिए तो मैच बॉक्स गायब हो गया। तो मजेदार मैजिक है। सो आई एम श्योर सम ऑफ यू विल ट्राई इट। लेकिन उन्होंने ये बोला कि आप ट्राई करके देखो। तो जो टीवी में जो सवाल वाल पूछ रहा था ना, मतलब स्टूडियो में बैठ के पूछ रहा, तो उसने ट्राई किया ऐसे कुछ कुछ, उसका तो आधे टाइम तो मैच बॉक्स गिर ही जा रहा था। तो उसने बोले एक काम करो, ये ऐसे ऐसे करके आप नहीं कर पाओगे, आपको प्रैक्टिस नहीं है, आप धीरे धीरे करो। तो उसने कर दिया, उसने ऐसे होल्ड किया, फिर इसको नीचे से लेके आया, फिर ऐसे कर दिया। तो उसने बोला कि लेकिन ये तो आपको दिख गया। बोला कि यही हमारा कमाल है, हम लोगों ने इस चीज को सालों साल प्रैक्टिस कर करके इतना फास्ट, इतना फास्ट मूवमेंट का हमने प्रैक्टिस कर लिया ना कि 1/16 ऑफ ए सेकंड के अंदर, सो माय चैलेंज इज कि वो 1/16 ऑफ ए सेकंड के अंदर ये फिंगर्स नीचे जाने चाहिए और मैच बॉक्स ऐसे धक्का मार के पीछे कर देना चाहिए। ये हम लोगों का स्किल है। तो एक मैजिशियन का स्किल, मतलब उस मैजिक के लिए बता रहा हूं मैं, क्या है ना, 1/16 ऑफ ए सेकंड के अंदर वो इवेंट खत्म कर दो। तो हमारे आईज मैच बॉक्स देखेंगे और 1/16 ऑफ ए सेकंड के अंदर मैच बॉक्स पीछे चला गया, वो आईज नहीं कैप्चर किया, वो क्या होगा, जो है मैच बॉक्स अब पीछे चला जाएगा, अब तुम्हारे सामने यहाँ पे कोई मैच बॉक्स नहीं है, तो यानी मैच बॉक्स गायब हो गया। गॉट इट। तो ये चीज है। अच्छा, लेकिन बोला कि देखो, लेकिन हम लोग इतना प्रैक्टिस करने के बाद भी ये हम लोग परफेक्टली नहीं कर पाते, थोड़ा सा हल्का सा प्लस माइनस हो ही जाता है, इसलिए हम इसको ऐसे नहीं करते, हम उस समय क्या करते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं। नाउ दैट्स अ डिस्ट्रैक्शन एक्चुअली। समझ रहे हो डिस्ट्रैक्शन किस लिए चाहिए, क्योंकि उस इवेंट को करते हुए थोड़ा सा भी 19-20 हो जाए ना, तो सामने वाले को दिख जाए कि उसने कुछ क्या किया, समझ रहे ना। इसलिए थोड़ा सा ऐसे हिला दिया, सो दैट ये यहाँ का विजिबिलिटी थोड़ा कम हो जाए, और वो जो एक हल्का सा इवेंट फट से हो गया, वो अब तो बिल्कुल ही कैप्चर नहीं हो पाएगा। सो दैट्स व्हाट इज मैजिक, ठीक है ना। चलो एनीवे, ऐसे कंटेक्स्ट आते रहते हैं बीच बीच में। चलो लेट्स कम बैक। तो लेट अस से ये जो इवेंट है ये फॉरएवर चल रहा है। एक्चुअली मैंने बात शुरू इस बात पे किया था कि देखना, अभी जब हम लोग मैथमेटिक्स करेंगे तो देखना आएगा कि इवेंट डैम्प्ड ऑसिलेशंस भी कभी नहीं रुकता है। तो ये तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैंने वो इवेंट बताया कि देखो आइस का कमी क्या क्या, ठीक है ना। चलो एनीवे, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। तो अगर मैं इसके ऑसिलेशन का सिंपल वो बताता हूँ, क्या बोलते हैं, इक्वेशन, तो क्या होता है ना, वी कैन राइट इट एज, अगर मान लो इक्विलिब्रियम पोजीशन से x डिस्टेंस लेते हैं हम लोग,
तो इन दैट केस जो फोर्स होता है दैट इज माइनस के एक्स। नाउ यू माइट से आपने वो एक्स नॉट वगैरह क्यों नहीं लिया ना। देखो मैं अननेसरी उस कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना चाहता हूँ कि ये इक्विलिब्रियम ये वो और वो नेचुरल वैचुरल कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहां से एक्स डिस्प्लेसमेंट है, तो हमें नेट फोर्स से मतलब, तो नेट फोर्स क्या है ना माइनस के एक्स। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन आ गया a इज इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स। तो जनरली अगर इसको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट में लिखोगे तो हो जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस ऑफ के बाय एम इंटू एक्स। इसका इक्वेशन आता है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। मैं इसको आज ओमेगा नॉट कहना चाहता हूं। ठीक है, तो ओमेगा नॉट क्या है ना, ये तो ओमेगा नॉट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है ना, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है ना, अगर फाइव लिखना चाहते तो फाइव भी लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते तो नहीं लिखो, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखो, चलो वही ज्यादा अच्छा है ना। लिखना चाहते तो लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड इक्वेशन। कॉस का भी हो सकता है, तो सपोज मैंने इसको ऐसे मार के स्टार्ट किया है, तो इन दैट केस कॉस को अवॉइड कर लो, साइन मतलब मेन पोजीशन से स्टार्ट किया तो साइन। ये था अनडैम्प्ड। अब मैं इस पे डैम्प्ड ऑसिलेशन लगाने वाला हूं, तो मैं क्या करता हूं इस सिस्टम को, इसको एक पानी के बर्तन के अंदर डाल देता हूं, वेसल के। अभी हम लोगों ने लिक्विड के बारे में पढ़ा नहीं है, बट यू विल नो वेरी सून दैट दिस लिक्विड offers a resistive force and that resistive force is proportional to velocity. I think Krish has asked कि न्यूटन्स डिस्क कैमरा में तो आ ही जाएंगे। देखो समझे नहीं, कैमरा अगर बहुत हाई स्पीड कैमरा है तो बिल्कुल आ जाएंगे, लेकिन उसमें भी दिक्कत क्या है ना कि एम्पलीट्यूड बहुत छोटा हो जाएगा ना, तो दैट केस उसमें भी धीरे धीरे देखना रजिस्टर करना पड़ता है। तो वेरी वेरी स्मॉल ऑसिलेशंस कैन नॉट बी विजिबल, चाहे कैसे भी कर लो। हाँ, अगर तुम लेंस से उसको बहुत गुना मैग्नीफाई कर लो है ना ऑब्जेक्ट को, तो अगर एक लेंस से अगर ऑब्जेक्ट को बहुत टाइम्स मैग्नीफाई कर लो, तो इन दैट केस उसका जो मूवमेंट होगा वो भी उतने ही टाइम्स मैग्नीफाई हो जाएगा, तब शायद दिखने लगेंगे फिर से। फिर उसमें भी दिक्कत है, ये देखो मैग्निफिकेशन का भी एक लिमिट है। यू कैन नॉट मैग्नीफाई एन ऑब्जेक्ट लेट्स से 20,000 करोड़ टाइम्स, इतना नहीं कर सकते। देयर आर लिमिटेशंस इन दैट आल्सो, सो डोंट थिंक दैट थिंग्स आर वेरी इजी। ठीक है ना, बियॉन्ड ए पॉइंट वो नहीं दिखेंगे चाहे कुछ भी कर लो चलो एनीवे, तो ये जो रेजिस्टिव फोर्स होता है ये होता है प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, लेकिन मैं लिखूंगा प्रोपोर्शनल टू माइनस वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टिव फोर्स हमेशा मूवमेंट के अगेंस्ट होगा। तो अगर मैं नीचे जा रहा हूं तो रेजिस्टिव फोर्स ऊपर होगा, ऑपोज करना है, और अगर मैं ऊपर जा रहा हूं तो रेजिस्टिव फोर्स नीचे होगा, तो इसलिए हमेशा माइनस v। तो जनरली हम लोग इसको लिख देते हैं एज इक्वल टू सम काइंड ऑफ माइनस ऑफ bv। ठीक है ना, दिस इज सम काइंड ऑफ अ रेजिस्टिव फोर्स कांस्टेंट। ठीक है ना, तो वेयर b इज इक्वल टू रेजिस्टिव फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, यानी ये था, ये जितने भी हमने एनालाइज किया ये था अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है। तो अगर मैं फोर्स के टर्म्स में देखता हूं तो डैम्प्ड में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, डैम्प्ड में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि जो स्प्रिंग फोर्स है वो तो अभी भी है, ये माइनस के एक्स तो अभी भी है, साथ में एक ये वाला भी आ गया। ठीक है ना, तो यानी अब मैं लिखूंगा फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स और एक माइनस बीवी, टू माइनस बीवी। अब एक काम करते हैं, हर एक्सप्रेशन को या हर छोटे छोटे टर्म को हम एक्स के टर्म्स में लिखेंगे। ठीक है ना, एक्स के टर्म्स में लिखेंगे। तो एक्स इज व्हाट, द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। नाउ यू माइट से तो वाई है, तो मैंने पहले ही बोला इज दैट वेरिएबल क्या चूज करो हार्डली मैटर्स, एक्स मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तुम वाई लेना चाहते हो वाई लो, कोई दिक्कत नहीं, बट ये इंपोज मत करो कि इसको वाई ही लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं एक्स के जगह कल इसको जेड ले सकता हूँ, मैं एल ले सकता हूँ, एस ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, वो कोई दिक्कत नहीं।
So don't go by terminology. चलो तो इसको मैं लिख देता हूं as m सेकेंड डेरिवेटिव, ये आएगा प्लस v इंटू सॉरी v बाई m, b बाई m, या चलो b लिख देता हूं मैं पहले तो, प्लस b इंटू dx dt प्लस kx इक्वल टू 0। तो जनरली हम लोग इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो यानी सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा प्लस b बाई m इंटू dx बाई dt प्लस k बाई m इंटू x इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया इसका। दिस इज कॉल्ड एज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है ना, दिस इज द जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर अ डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब अनफॉर्चुनेटली देखो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। दो बार डिफरेंशिएशन हो रखा है, तो जो हाईएस्ट नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन होता है उसी के हिसाब से ऑर्डर होता है। तो अगर मान लो यहाँ पे d5x by dt to the power 5 होता, तो मैं इसको बोलता फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर होता तो, इसमें तो नहीं है। तो दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के कुछ जनरल सॉल्यूशंस होते हैं, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। अनफॉर्चुनेटली सबके प्रूफ वगैरह तो नहीं है, क्योंकि दीज आर स्लाइटली एडवांस टॉपिक्स। हमें जो तुम लोग अगर चाहो तो मैथ्स में पढ़ सकते हो, शायद पढ़ोगे, आई डोंट नो, 12th में है, आई डोंट नो, वैसे तो सिलेबस में नहीं है, बट कभी कभी कंपटीशन के चक्कर में करा देते हैं। तो मैं इसका जनरल सोल्यूशन बताऊंगा, ठीक है ना। तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या है, जो हमने अनडैम्प्ड के लिए सोल्यूशन दिया था वो था a sin ओमेगा t, पर इसका क्या है, देखो इसका जो सोल्यूशन है वो है a नॉट इंटू e टू द पावर माइनस b बाई 2m इंटू t। ये इसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। अब जगह नहीं तो मैं इसको मिटा देता हूं, इंटू साइन भी यूज कर सकते हो, कॉस भी यूज कर सकते हो, मर्जी है ना। कॉस यूज कर लो, चलो कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। मैं एक जनरल सॉल्यूशन बता रहा हूं, तो बोलो साइन क्यों नहीं, साइन लेना है साइन ले लो, इट्स योर चॉइस, डजंट मैटर, साइन भी ले सकते, साइन कॉस एक बार। ध्यान दो इस पे ओमेगा डैश पे, यानी नेचुरल ऑसिलेशंस के जो ओमेगा थे, अब वो ये ओमेगा देखना नहीं होंगे। क्रिश हैज आस्क्ड कि आर यू टॉकिंग अबाउट ड्रैग फोर्स जो स्टोक्स लॉ से होता है? आर्यन जैन हैज आल्सो मेंशन्ड अबाउट 6 पाई ईटा आरबी। यू आर राइट, वो जो 6 पाई ईटा आरबी लिख रहे हो ना, तो उसमें देखा होगा सब कुछ कांस्टेंट एक्सेप्ट फॉर वेलोसिटी। तो ये जो बी लिखा है ना, ये बी, ये है वही रेजिस्टिव फोर्स कांस्टेंट 6 पाई ईटा। जनरली हम लोग एक पार्टिकल लेते हैं तो पार्टिकल को अप्रोक्सीमेट स्फीयर माना जाता है, ठीक है ना। बट बिकॉज़ वी हैव नॉट डिस्कस लिक्विड्स, तो मैं इसलिए उसको हाईलाइट नहीं करना चाह रहा, सिंपली स्पीकिंग। चलो तो ये आ गया। अब इसमें देखो दो चीजें हैं, एक एम्पलीट्यूड है और ये ओमेगा डैश। तो ओमेगा डैश क्या है वो देख लो, ओमेगा डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस v बाई 2m का होल स्क्वायर, ठीक है। और क्या ना, ये जो ओमेगा नॉट है, ओमेगा नॉट मतलब वो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन का ओमेगा, ठीक है ना। तो मैं इसको लिखूंगा ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाई एम, और ये डैम्प्ड ऑसिलेशन का ओमेगा। यानी समझो इसी सिचुएशन में जब रेजिस्टिव फोर्स नहीं था तो ओमेगा का वैल्यू ज्यादा था, देखो ना, के बाई एम। तो अब देखो ओमेगा का जो वैल्यू है which I am calling as new omega, यानी ओमेगा डैश, that is k by m minus b by 2m का होल स्क्वायर। समझ ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओमेगा डैश का वैल्यू कम हो गया है। सेम स्प्रिंग है, सेम मास है, लेकिन इस बार रेजिस्टिव फोर्स भी है।
तो उसके चक्कर में क्या होगा, ओमेगा डैश का देखो वैल्यू कम हो गया। देखो ना, पहले के बाई एम था और उसमें से कुछ माइनस हुआ तो यानी कम ही हुआ। ओमेगा कम होने का मतलब टाइम पीरियड ज्यादा, यानी therefore t dash will be definitely greater than t naught। तो t naught क्या होगा, 2 pi अंडर रूट ऑफ m by k। अब क्या होगा, टाइम पीरियड बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ऑसिलेशन स्लो डाउन हो गया। और आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी ऑब्वियस, है ना। ऑसिलेशंस हैव स्लोड डाउन, क्यों? क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स है, वो जल्दी से चलने नहीं देंगे। देखो हम लोग जमीन पे चलते हैं, लैंड पे चलते हैं, सड़कों में चलते हैं, स्ट्रीट में चलते हैं, कितना आराम से फ्रीली चलते हैं। बट एक काम करना, कभी स्विमिंग पूल में इतने पानी में, है ना, एक बार उसी तरीके से चल के देखना जरा, कितना मुश्किल होता है चलना। पूरा बॉडी ऐसे से हिलने लगता है बैलेंस ही नहीं हो पा रहा ठीक से, और लगता है जैसे कोई उसको खींच रहा है ऊपर पीछे की तरफ, एंड सो ऑन। ये वही ड्रैग फोर्स है, यानी हम उतना ही एफर्ट करके काफी स्लोली चल पाते हैं, और उतना ही एफर्ट करके नॉर्मल स्ट्रीट में, सड़कों में बड़े एफर्टलेसली एक सर्टेन स्पीड पे चल पाते हैं। तो यानी ड्रैग फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स के कारण क्या होगा, ऑसिलेशन का मूवमेंट स्लो हो जाएगा। जहां मूवमेंट स्लो हुआ तो टाइम पीरियड बढ़ गया। ये देखो टी डैश इज ग्रेटर देन टी नॉट, टी नॉट हो गया ये, और टी डैश तो इसके हिसाब से आएगा कुछ 2 पाई अंडर रूट ऑफ ये सारा चीज, वो अपने आप देख लेना, ठीक है ना। चलो, तो that was the first thing. Second aspect that I would like to highlight is that जरा एम्पलीट्यूड देखो, एम्पलीट्यूड अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड ए फिक्स रहता है, यहां पे ऐसे नहीं है। यहां पे अगर शुरुआती में एम्पलीट्यूड ए नॉट है, जैसे मान लो एक स्प्रिंग और मास लटका हुआ है, सपोज तुम उसको खींच के ले जाते हो 10 सेंटीमीटर, छोड़ देते हो, देन उसका एम्पलीट्यूड ए नॉट से स्टार्ट हुआ, जो भी 10 सेंटीमीटर। लेकिन देखना जैसे मीन पोजीशन से पार करेंगे ना, तो देखना 10 के बाद ऊपर 10 नहीं जाएगा, पता चला ऊपर 8 के, फिर नीचे पता चला कुछ ऐसे ही मीन पोजीशन से पता चला 7 हो गया, फिर अगले बार पता चला 6.5 हो गया, फिर अगले बार पता चला 6 हो गया, फिर अगले बार पता चला 5.25 हो गया। इस तरीके से क्या होगा, धीरे धीरे रिड्यूसिंग मोड में आएंगे। सो द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज, देखो रिड्यूस कर रहा है, क्यों, माइनस बी बाई 2m इंटू टी है, तो e और माइनस समथिंग इंटू टी है, तो इसका वैल्यू तो रिड्यूसिंग मोड में जाएगा। इनफैक्ट t इज इक्वल टू 0 पे तो चलो ए नॉट हो गया, t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या होगा, एम्पलीट्यूड विल बिकम इनफाइनाइट। यानी अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं, एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम, a वर्सेस t, तो क्या होगा, देखो नहीं, इनिशियली ए नॉट है, लेकिन ये जो ग्राफ है ना, ये ऐसे होगा, यानी at t is equal to 0, a is equal to a naught, and t is equal to infinite पे a is equal to 0। इसका मीनिंग समझो, इसका मीनिंग ये हो गया 0, इसका मीनिंग ये हो गया कि एम्पलीट्यूड रुकना मतलब एम्पलीट्यूड 0 होना। कब रुकेगा, t is equal to infinite। अब t is equal to infinite पे रुकेंगे, इसका एक और लैंग्वेज क्या हो सकता है कि कभी नहीं रुकेंगे, तो t is equal to infinite कौन देखा। तो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि ऑसिलेशन ऐसे करते कम होगा, फिर ऐसे होगा, ऐसे होगा, एक स्टेज आएगा जब तुमको दिखना बंद हो जाएंगे कि ऑसिलेट कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि ऑसिलेट नहीं कर रहा है, इट इज जस्ट दैट आवर आईज कैन ओनली सी अ सर्टेन मिनिमम मूवमेंट। तो लेट अस से वो थ्रेशोल्ड मूवमेंट सपोज 0.01 मिलीमीटर है, तो जहां पे एम्पलीट्यूड वो 0.01 मिलीमीटर हो गया, इसके बाद से तुम नहीं देख पाओगे, यहां तक तुम देख पा रहे थे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट इसका मतलब ये नहीं कि ऑसिलेशन रुक गया, ऑसिलेशन इटर्निटी तक चलेगा। यही मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले, वो जो मैजिक इतने सारी बातें कर रहा था, वो उसी कंटेक्स्ट में था कि जस्ट बिकॉज कि मैं एक चीज नहीं देख पा रहा हूं, इसके मतलब ये नहीं कि वो बंद हो चुका है। जैसे ऐसे करके तो दिख रहा है तुमको ऑसिलेशन, फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है, और उसके थोड़ी देर बाद देखना, 2 4 5 10 सेकंड बाद देखना, तुम बोलोगे अभी ऑसिलेशन चल रहा है, हाँ अब रुक गया, तुम देखना ऐसे बोलोगे। तो अगर प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन करोगे, तुम बोलोगे ऑसिलेशन तो रुक गया, बट एक्चुअली ऐसे नहीं है। इट इज जस्ट दैट वो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड अब इतना कम हो चुका है
कि अब ह्यूमन परसेप्शन के ऊपर के हिसाब से वो है नहीं, उससे कम पे जा चुका है, इसलिए अब तुम डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। अच्छा, एक और काम कर सकते हैं, पता क्या, कि एक लेंस साथ में रख लो, थोड़ा सा तगड़ा लेंस, मतलब जिसमें एक मैग्नीफाइंग पावर थोड़ा ज्यादा है, और एक काम करना, ऑसिलेशन को ऑब्जर्व करो। द मोमेंट तुमको लग रहा है कि ऑसिलेशन रुक चुका है, ठीक है ना, लेंस से देखो, अब देखना थोड़ी देर बाद ऑसिलेशन, मतलब थोड़ी देर बाद नहीं, थोड़ी देर और तक देखना, ऑसिलेशन तुमको दिखेगा। अब ये क्यों हो गया? क्योंकि वो जो थ्रेशोल्ड है ना, तो उससे कम जैसे ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड हुआ तो दिखना बंद हो गया, पर लेंस से क्या हो गया ना, वो बढ़ गया, तो अब थ्रेशोल्ड के अंदर आ गया, फिर वो कम होते 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 उस मैग्नीफाई वाले का भी थ्रेशोल्ड के अंदर आ जाएगा, फिर कभी ना कभी। तो यानी एक ड्यूरेशन आएगा जब तुमको लगेगा ऑसिलेशन एज इफ दोबारा स्टार्ट हो गया, जबकि एक्चुअली ऑसिलेशन उसी तरीके से चल रहा है, पर वो तुमने बीच में लेंस लेके आ गए तो वो मैग्नीफाई हो गया थोड़ा सा, तो ऑसिलेशन तुमको फिर से दिखने लगा, पर फिर भी वो कम होते होते फिर थोड़ी देर बाद दिखेगा नहीं, एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब ये है कि ऑसिलेशंस गो ऑन टिल इटर्निटी, दैट्स व्हाट द इक्वेशन सेज अस, दैट इज व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, बट दिस इज द वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड। इसके नेचर ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, है ना, सो दैट इज समथिंग दैट विल बी डिस्कसिंग इन टुमारोज क्लास, ठीक है ना। तो आज इतना ही करते हैं, आज हम लोगों ने जस्ट डैम्प्ड ऑसिलेशन का शुरुआत किया है, और हो सके तो इसके इक्वेशंस अगर आई होप की कॉपी कर चुके होंगे, ग्राफ वगैरह कॉपी कर लो, ठीक है ना, तो मैं इसलिए थोड़ा देर के लिए हट गया, अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो भाई, बाकी तो खैर वीडियोस में मिल ही जाएंगे, वो तो देख ही सकते हो बाद में कोई भी। तो पॉइंट इज दैट ये जो ऑसिलेशन है, इसके एम्पलीट्यूड घटते घटते इम्परसेप्टिबल हो जाएगा, लेकिन ऑसिलेशन कंटिन्यू होगा टिल इटर्निटी, बट स्टिल देयर इज समथिंग रिगार्डिंग द B value, because B can be very large, B can be very small, and B can be some intermediate value also. Based on that, there will be several outcomes, ठीक है ना, which we'll be talking about later on, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, we will carry on tomorrow with this, and we'll wind it up, so therefore tomorrow definitely we'll be finishing the chapter, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही बेटे, सर थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। खुल जाएंगे क्या वो खुल जाएंगे 30 तारीख के बाद? अब ये तो खट्टर जी पे है, so does not depend on me and you and us, all depends on खट्टर जी एडमिनिस्ट्रेशन की वो अलाउ करते हैं नहीं अलाउ करते हैं। अभी तो फिलहाल हर स्कूल पे लेटर गया हुआ दैट स्कूल्स अभी ओपन नहीं करना है, ठीक है ना, तो देयरफॉर टिल द टाइम अनदर लेटर कम्स कि हाँ आप खोल सकते हैं, तो यू ऑल आर गोइंग टू बी एट होम। क्रिकेट खेलते सर। अब जो भी है, अब अच्छा लगे बुरा लगे जो भी है, रियलिटी तो रियलिटी है। ओके, विल मीट टुमारो। थैंक यू सर। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। हैव अ ग्रेट डे सर। Have a great day.